ये वो लॉस्ट एनिमे है जिसने दुनिया भर के लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। और आई नो तुम्हें भी इसके बारे में पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और सच बताऊं तो मैंने इस एनिमेटेड हॉरर मिस्ट्री के बारे में जितना सुना है उतना शायद किसी और ने नहीं। हजारों लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने इसे ढूंढ लिया और वक्त वक्त पर इसकी एनिमेटेड इमेजेस और वीडियोस Searching for the lost anime, Saki Sanobashi, aka Go for a Punch. What's the most fucked up thing you've seen on the deep web? साकी सोनाबाशी एक ऐसा एनिमे है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसे जो भी देखेगा वो बहुत बुरी मौत मरेगा। तो आखिर साकी सानोबाशी है क्या? वेल, साकी सानोबाशी एक लॉस्ट एनिमे है जिसने ब्रूटलिटी और वायलेंस की सारी हदें तोड़ दी। सरल शब्दों में कहूँ तो ये काफी बिजार है क्योंकि इसमें साकी बाथरूम में फंसे अपने ही दोस्तों को बाथरूम में मार देती है और वो भी नॉर्मल मौत नहीं थी। तो इसमें बिजार क्या है? क्या जरूर उन लोगों ने साकी के साथ कुछ किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो लोग साकी से बस अपनी मौत मांग रहे थे, प्लीज हमें मार दो, क्योंकि कोई खुद को नहीं मार क्योंकि कोई भी खुद को नहीं मार सकता है। तो आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या था वो हम जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स एक रूम में ट्रैप है। मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, बट अचानक से वो खुद ही को मारने लगते हैं। एंड वहीं कुछ लोग इसकी रियल इमेज ढूंढने का भी दावा करते हैं, जबकि किसी किसी को लगता है इस एनिमे को नहीं ढूंढ पाने की मेन वजह है इसका नाम जो गलत है। साकी सानोबाशी नहीं, साकी सा नोबाशी है। एंड इन दोनों के ही अपने अपने अलग मीनिंग है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये एक कर्स्ड एनिमे है एंड आज तक इसे जिसने भी देखा है वो मारा गया है। एंड वहीं इन सब दावों के बीच हमें पता चलता है ये एक वेल मेड हॉक्स है जो लगभग सही भी लगता है। बट वक्त वक्त पर कई सारे लोग बाहर निकल कर आते हैं जो अपनी टेस्टोनोमी शेयर करते हैं, जिन्हें देखकर लगता है अगर ये हॉक्स है तो इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे। जिस वजह से इंटरनेट पर कई सारे लोग इसके एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने की ट्राई करते रहते हैं। बट आज भी मेन क्वेश्चन यही है, क्या ऐसा कोई एनिमे एग्जिस्ट करता है या इट्स जस्ट माइंड गेम ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी? वी विल फाइंड। यही है, क्या ऐसा कोई एनिमे एग्जिस्ट करता है या इट्स जस्ट माइंड गेम ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी? वी विल फाइंड। जब से मैं इस लॉस्ट एनिमे के बारे में चीजें ढूंढ रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर सच क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि इसे ढूंढना एक टाइम पास है एंड ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि हमने इसे देखा है एंड ये एनिमे एग्जिस्ट करता है। एंड इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर स्टार्ट कहाँ से करूँ। देन आई रियलाइज सब शुरू से करता है। तो इसमें मेरी मदद की है वांग के इस वीडियो ने। अगर ये नहीं होता तो मैं इस पूरी स्टोरी को समझ नहीं पाता एंड मेरे कई घंटे इसी चीज को ढूंढने में बर्बाद हो जाते हैं आखिर ये सब कहाँ से शुरू हुआ। तो थैंक्स टू वांग। ओके, तो ये सब स्टार्ट होता है एक 4chan के थ्रेड से एंड 4chan को तुम आज के रेडिट की तरह समझ सकते हो, जहाँ लोग एक दूसरे के सवालों का जवाब देते हैं। फेब 2015 4chan पर एक थ्रेड किया जाता है, आखिर तुमने डार्क वेब पर सबसे डिस्टर्बिंग चीज क्या देखी है। और इसी के नीचे एक एनोनिमस बंदा थ्रेड करता है जिसमें एक लॉस्ट एनिमे की डिटेल्स होती है कि कुछ नेकेड गर्ल्स बाथरूम में फंस जाती है एंड उस बाथरूम से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल सकती थी। एंड फिर वो सब अपनी अपनी लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं और साथ ही कुछ फिलोसफीज को भी डिस्कस करते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे को मारने में हेल्प करते हैं, जो देखकर रात को मैं सोने के लिए रोने लगा एंड बस सोचता जा रहा था आखिर इतना प्रिसाइजली कौन ड्रॉ कर सकता है। इट्स वॉज गॉड डैम हॉरिफाइंग। तो ये वो स्टोरी एंड उस एनोनिमस बंदे का एक्सपीरियंस था जिसे बाद में जाकर ओपी का नाम दिया गया। और इसके साथ ही हमें इस एनिमे के बारे में काफी सारी डिटेल्स दी गई, जैसे इसकी क्वालिटी 90s की थी एंड उसका डब जापानीज में था विद इंग्लिश सबटाइटल्स और लगभग वो 30 मिनट का था, जिसमें क्रेडिट्स मेंशन नहीं थे। बट उसमें नोटिस करने वाली एक चीज थी, उसका इंग्लिश डब काफी यंग लग रहा था बट जापानीज डब किसी 50 साल के लोगों जैसा था। एंड ये है वो लॉस्ट एनिमे। तो ये वो कुछ झलक थी जो उस रात ओपी ने देखी थी, जिसके बाद ये चीज इंटरनेट पर आग की तरफ फैलने लगी विथ टाइटल गो फॉर अ पंच, क्योंकि उस वीडियो फाइल का नाम भी यही था। बट 2019 तक इस एनिमे को कहीं अलग अलग नामों से बुलाया जाने लगा, जिसमें से 2 ये मेन थे। एंड इस आग में घी डालने का काम किया वांग ने, जो इस वीडियो का कोर बेस है। देन वोंग के वीडियो अपलोड होने के 1 महीने बाद दिसंबर 23 रेडिट पर एक पोस्ट होती है जिसने साकी कम्युनिटी को पूरा हिला दिया, जिसमें क्लियर मेंशन था साकी सानोबाशी जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता एंड ये बस लोगों को ट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। एंड ये चीज और किसी ने नहीं 2015 के 4chan वाले ओपी ने ही पोस्ट की थी। एंड प्रूफ्स के तौर पर उसने 2015 वाली पोस्ट में यूज किए गए इमेजेस के स्क्रीनशॉट्स दिखाए। तो डन हो गई मिस्ट्री सॉल्व कि ये सब फेक था। वेल अभी नहीं, लोगों ने इस ओपी को रियल मानने से मना कर दिया। आखिर कौन एक फेक चीज के इमेजेस अभी तक संभाल के रखेगा। एंड ये चीज काफी सेंस बना भी रही है। एंड इसी के बाद कहीं और लोग बाहर निकल कर आते हैं जो हमें इस एनिमे से रिलेटेड और डिटेल्स देते हैं।
करते हैं, जैसे कि उस एनिमे में कोई भी साउंड ट्रैक नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर की वॉइसेस को छोड़कर। एंड जो इस एनिमे में सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है वो है इसके वियर्ड कैमरा एंगल्स। तो ये थी वो सारी डिटेल्स साकी सनोबाशी की, जिसे आगे चलकर ड्रैगन हेड एनिमे से जोड़ा जाने लगा, क्योंकि वो भी काफी ब्रूटल सीन्स और वायलेंस से भरा था। एंड वो भी साकी की तरह 80s का था, बट लोगों ने ये मानने से मना कर दिया, क्योंकि 80s में ड्रैगन हेड का कोई भी एनिमेशन नहीं आया था, बस उस टाइम उसकी मांगा आया करती थी। और इसी की तरह कई लोग बार बार आकर इसे ढूंढ लेने का दावा कर रहे थे। कभी कोई टेक डाउन हुई यूट्यूब वीडियो की लिंक पोस्ट कर, कभी साकी की तरह हिम कट स्टाइल वाली 90s के फीमेल कैरेक्टर का फोटो पोस्ट कर। इस कम्युनिटी का पूरे इंटरनेट पर मजाक बनाया जा रहा था। तो आखिर इसके पीछे का राज क्या है? क्या सच में ऐसा एनिमे एग्जिस्ट करता है? जितनी भी चीजें थी वो मैं तुम्हारे सामने रख चुका हूँ, एंड जो कुछ मुझे बताना था वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड इन सभी को देखने के बाद मुझे लगता है इस कॉन्स्पिरेंसी के 5 पिलर हैं: फेक न्यूज, मिसलीडिंग कंटेंट, इंस्पिरेशन, नॉनसेंस एविडेंस एंड ट्रोलिंग। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सो हमारा जो वर्ल्ड है वो काफी बड़ा है, एंड सेकेंड्स में यहाँ हजारों चीजें होती हैं। और इसी दुनिया में एक दिन मैं उठता हूँ एंड रेडिट पर जाकर एक पोस्ट करता हूँ। मैंने 2011 में एक एनिमे देखा था, वो भी डार्क वेब पर, एंड उसकी स्टोरी भी कुछ साकी जैसी थी, बट वो साकी नहीं थी, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स बाथरूम में नहीं पूरे स्कूल में फंस जाते हैं। एंड वो स्कूल रात में एक बुलबुलैया बन जाता है, जहाँ से जिंदा बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस बुलबुलैया का कोई भी एग्जिट नहीं है। जिस वजह से उन स्टूडेंट्स के पास एक ही रास्ता है, वो खुद की जान ले लें। हुई ना ये वाली स्टोरी काफी रिलेटेबल। एंड ऊपर से मैं तुम्हें ये कह दूं कि ये सच्ची घटना पर बहस है, कुछ मिसलीडिंग फोटोज दिखाकर। तो इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी है ये एनिमे एग्जिस्ट करता है। लॉस्ट मीडिया उन्हें कहा जाता है जिनके पास्ट में स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हो, नहीं तो बस ये एक हवा में की गई बात है। मैं तुम्हें एक रेडिट पोस्ट दिखाता हूँ जो साकी सानोबाशी से रिलेटेड एविडेंस ढूंढने में एक वेल नोन कम्युनिटी है। यहाँ पर ये वाली पोस्ट की जाती है, जहाँ गूगल ट्रेंड में साफ साफ दिख रहा है 2007 में 67 बार साकी सानोबाशी को सर्च किया गया है, यानी कि 4chan पर ओपी के थ्रेड से 8 साल पहले साकी को किसी ने सर्च किया है। बट जब मैंने इसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो मुझे गूगल ट्रेंड्स पर ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखा। एंड जब मैंने साकी सानोबाशी से एनिमे हटाया तो मुझे दिखा कि 2015 में इसे एक बार सर्च किया गया था, जो सिर्फ 2 लोग हो सकते थे। पहला खुद ओपी जिसने ये पूरी कहानी बनाई, या फिर इसे सच मान बैठे ओपी के पहले शिकार ने। एंड मुझे बताया कि तुम कमेंट बॉक्स की तरफ जा रहे होंगे, अरे नहीं भाई, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो जापानीज लोग इससे इंस्पायर क्यों होते हैं? क्या भाई तुमने वो म्यूजिक वीडियो नहीं देखा? मैंने देखा है, एंड मैंने ये भी देखा है। इसे कंटेंट कहते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। I mean, इससे उन्हें वर्ल्ड वाइड ऑडियंस मिलेगी, एंड इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स अपने मतलब के लिए तुम्हें कुछ भी दिखा रहे हैं, वो ये तक भी नहीं सोच रहे हैं कि उनकी ऑडियंस उन पर ट्रस्ट करती है। ये सब गया भाड़ में, उन्हें वो दिखाना है जिससे उन्हें व्यूज मिले। फॉर एग्जाम्पल साकी की ये वाली इमेज, जिसे वो कहते हैं ये साकी की रियल इमेज है, बट ये नहीं कहते कि ये फेक है। एंड ये गोस्ट स्टोरीज एनिमे सीरीज के एक एपिसोड से ली गई है, बट ऐसी चीज तो वो कभी नहीं दिखाएंगे। एंड ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भरे पड़े पूरे प्लेटफॉर्म पर। तो फिर भाई ओपी के अलावा बाकी के लोग ये क्यों क्लेम कर रहे हैं उन्होंने इसे देखा था? एंड इसका आंसर मैं दूंगा, वो थोड़ी फेम के लिए कर रहे हैं, या इससे कुछ अलग। वेल, जो तुम्हारी डिक्शनरी है उसमें नॉनसेंस एविडेंस के सामने ही लिखा हुआ है ट्रोलिंग, एंड ये वही है। तो अब तुम खुद ही सोचो, अगर ऐसा कोई एनिमे एग्जिस्ट करता तो उसे हम लोगों से छुपाने की क्या जरूरत थी? बस इसलिए कि वो काफी डिस्टर्बिंग था, जबकि उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग जुंजी ईतो और मिडोरी है। एंड वो आज भी सरफेस वेब पर फ्री में देखने को पड़े। या फिर दूसरा रीजन, वो सारी नेकेड गर्ल्स जिन्हें आज भी तुम वीपीएन लगाकर देख सकते हो। तो आखिर उस एनिमे में ऐसा क्या था जिस वजह से उसे मिटाना पड़ा? दिस इज प्योर बुलशिट। सो जो कुछ भी था वो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। अब ये तुम पर आता है कि तुम इस पर बिलीव करते हो या नहीं। एट द एंड जिस पर तुम बिलीव करोगे वही तुम्हारे लिए रियलिटी होगी। लेकिन ये बात भी रहेगी, तुम्हारे मानने या ना मानने से ये रियलिटी चेंज नहीं होने वाली है। सो देखो, हमें डिस्टर्बिंग और डार्क एनिमे बहुत पसंद है, मिस्ट्रीज काफी पसंद है, अनसोल्व चीजें काफी पसंद है, लेकिन कभी कभी सच भी काफी अच्छा होता है। अगेन फिर ये सब कुछ टोटली तुम पर है, तुम इसे सच मानते हो या नहीं। मेरा काम था तुम्हें बताना, जो मैं कर चुका हूँ, एंड मैं चला टकाटक ओवरफ्लो देखने। बाकी ये था डार्क थिंग्स अबाउट एनिमे एपिसोड 2।